तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ऊंचे पद के बारे में। जी हाँ, राष्ट्रपति के बारे में। ये पद आखिर बना कैसे, इनके पास असल में पावर कितनी है और इन्हें चुनता कौन है? चलिए, इन सारे सवालों के जवाब सीधे हमारे संविधान में ही ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल से। भारत में सबसे ऊंचा मतलब सर्वोच्च संवैधानिक पद आखिर है किसका? पता है, इसी एक सवाल का जवाब हमें राष्ट्रपति की पूरी कहानी की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के संवैधानिक मुखिया की, और इसकी बुनियाद, इसकी नींव रखी गई है हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस। इसका मतलब इतना सा है कि ये पद हमेशा रहेगा। ये भारतीय स्टेट का एक परमानेंट हिस्सा है। सिर्फ एक छोटा सा वाक्य इस पद के होने की गारंटी देता है। ओके, तो पद तो है, ये तो समझ आ गया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है? मतलब असल में वो क्या कर सकते हैं? और यहीं से इस रोल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। तो अब बात करते हैं नाम मात्र की पावर और असली पावर की। इसे हम पावर पैराडॉक्स भी कह सकते हैं, और इसका जिक्र है आर्टिकल 53 में। यह आर्टिकल कहता तो है कि देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका वो थोड़ा पेचीदा है। और देखिए, ये जो फर्क है वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है हमारे प्रेसिडेंट, जिन्हें हम कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब कागज पर सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो है रियल एग्जीक्यूटिव। ये लोग असल में उस पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं, देश के मुखिया हैं, लेकिन सरकार के नहीं। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट का पद इतना यूनिक है, इतना अलग है, तो फिर एक सवाल और उठता है, इन्हें चुनता कौन है? आखिर कौन वोट करता है देश के सबसे बड़े पद के लिए? तो प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? इसका जवाब मिलता है हमें आर्टिकल 54 में, जो बताता है इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। और सबसे मजेदार बात क्या है? प्रेसिडेंट का चुनाव आम जनता सीधे नहीं करती। हमारे संविधान बनाने वालों ने ये सिस्टम इसलिए चुना ताकि देश में पावर का एक और सेंटर न बन जाए जो सीधा प्रधानमंत्री को टक्कर दे। तो फिर इस इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है? चलिए देखते हैं। इसमें होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, सारे राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, और हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी। और यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो ये कि नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। वो वोट नहीं डाल सकते। सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो चुनाव जीत कर आए हैं वही राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं। वैसे एक मजे की बात बताऊं, दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएस को शामिल करने का ये जो नियम है ना, ये हमेशा से नहीं था। इसे बाद में 1992 में 70वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इससे क्या हुआ? इस चुनाव का जो बेस था वो और भी बड़ा और मजबूत हो गया। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वोट कौन कौन देता है, पर अब सवाल ये है कि ये चुनाव होता कैसे है? मतलब ऐसा क्या तरीका अपनाया जाता है जिससे ये फेयर रहे और हर वोट की सही कीमत हो? आखिर इसका प्रोसेस क्या है? चलिए, अब पर्दा उठाते हैं इस चुनाव के सीक्रेट फॉर्मूला से, और इसका पूरा मेथड, पूरा तरीका बताया गया है आर्टिकल 55 में। इस पूरे इलेक्शन सिस्टम की नींव 3 बड़े प्रिंसिपल्स पर टिकी हैं। पहला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि हर राज्य का वजन उसकी आबादी के हिसाब से हो। दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें वोटर कैंडिडेट्स को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करते हैं, 1, 2, 3 ऐसे। और तीसरा सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान। ये तीनों मिलकर इस चुनाव को बिल्कुल यूनिक बना देते हैं। अब किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली कैसे जाती है? इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। स्टेप 1, उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन को वहां के टोटल चुने हुए एमएलएस की संख्या से डिवाइड कर दो। स्टेप 2, अब जो भी रिजल्ट आया उसे 1000 से और डिवाइड कर दो। बस, इससे हर राज्य के विधायक के वोट की एक फिक्स वैल्यू निकल आती है। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये जो पॉपुलेशन का डेटा इस्तेमाल होता है ना, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन से साल का है? 1971 का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 1971।
और ऐसा इसलिए किया गया ताकि जिन राज्यों ने फैमिली प्लानिंग को अपनाकर अपनी आबादी कंट्रोल की, उन्हें पॉलिटिकली कोई नुकसान ना हो, मतलब उनके वोट की वैल्यू कम ना हो जाए। चलिए, तो जो कुछ भी हमने अब तक समझा उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि ये ज़रूरी आर्टिकल्स दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो देखिए, ये है हमारी पूरी कहानी का सार। आर्टिकल 52 कहता है एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 कहता है वो नाम मात्र का हेड होगा। आर्टिकल 54 बताता है चुनेगा कौन, और आर्टिकल 55 बताता है चुनाव होगा कैसे। बस यही है इस पद का पूरा संवैधानिक फ्रेमवर्क। और आखिर में इस पूरी बातचीत को हम एक लाइन में समेट सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख तो हैं, लेकिन असली शक्ति मंत्रिपरिषद के ही पास होती है। ये एक लाइन इस पद की पूरी सच्चाई को बयान कर देती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल तो बनता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ राष्ट्रीय एकता का एक सिंबल है या फिर महज एक सेरेमोनियल फिगरहेड? सोचिएगा जरूर।